जय हिंद सभी साथियों को। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान में वन। और कई साथी जो घबरा रहे हैं तो उनको मैं एक बात बता दूं, जो एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आता है क्या है कि डर लगता रहता है ना, तो डर भी उसी को लगेगा जिसको किसी चीज को खोने का डर होगा। तो मतलब आपको डर लग रहा है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। इसीलिए एक शायर ने एक बहुत ही अच्छी कविता लिखी है कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है, शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए कई बार घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। तो अपने आज जो टॉपिक है वो राजस्थान में वन है, तो घुटनों के बल भी चलना पड़ता है कई बार शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है राजस्थान में प्रथम वन नीति कब लागू की गई थी। देखो, अगर मैं आपकी बात बताऊं वन की, तो वन की अगर हम बात करें तो राजस्थान में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। एक तो हम पढ़ते हैं रक्षित वन, जिसे संरक्षित वन भी कहते हैं। एक पढ़ते हैं आरक्षित वन। कौन से वन? आरक्षित। और एक पढ़ते हैं अवर्गीकृत, अवर्गीकृत वन। तो राजस्थान के अंदर 3 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? वन। किस दृष्टि से? प्रशासनिक दृष्टि से। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें रक्षित वन कौन से होते हैं, वह वन जिसमें कुछ सीमा तक क्या होती है, छूट होती है कि यहाँ पर लकड़ी वगैरह हम काट सकते हैं। आरक्षित वन वो होते हैं जहाँ छूट नहीं होती है, छूट नहीं होती। ये रक्षित वन राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ मिलेंगे? 12। आरक्षित वन राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मिलेंगे? उदयपुर। और अवर्गीकृत वन सर्वाधिक राजस्थान में कहाँ मिलेंगे? बीकानेर के अंदर। याद रखना, ये मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। राजस्थान की प्रथम वन नीति जो है वो आई थी फरवरी 2010 के अंदर, 18 फरवरी 2010। एक्चुअल डेट याद रखो तो रख लेना, 18 फरवरी 2010। ठीक है, ओके गुरुजी। राजस्थान में वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक जो वन पाए जाते हैं वो कौन से जिले में पाए जाते हैं? उदयपुर में। हरित राजस्थान कार्यक्रम की अगर हम बात करें, हरित राजस्थान कार्यक्रम वो किसके लिए था? कृषि विकास के लिए था, वृक्षारोपण के लिए था, जल संरक्षण के लिए था, पशुधन के लिए था। हरित क्रांति भी एक लाई गई थी। क्या लाई गई थी? हरित क्रांति। चलो एक प्रश्न ये आप पढ़ो, इतने मैं इधर करता हूं। हरित क्रांति, हरित क्रांति 2 लाई गई थी। प्रथम हरित क्रांति की अगर हम बात करें तो इसमें जो थी वो खाद्यान्न फसलें तो लाई गई थी। किसकी? खाद्यान्न फसल। खाद्यान्न फसलों में 2 को रखा था, एक गेहूं को और एक चावल को। किसको? गेहूं और चावल को। याद रखना, प्रथम हरित क्रांति में जो प्राथमिकता मिली थी वो किसको दी गई थी? चावल को। हरित क्रांति का जनक, जनक के 2 प्रश्न आते हैं। विश्व में कौन था? भारत में कौन था? हरित क्रांति का जनक भारत में मैं था, मैं स्वामी, एम स्वामीनाथन, ऐसे याद रखना, मैं स्वामीनाथन। और विश्व में था नॉरमन बोरलॉग, नॉरमन बोरलॉग। तो याद रखना, हरित क्रांति का जनक विश्व में कौन था? नॉरमन बोरलॉग। खाद्यान्न फसलों के लिए आई कौन सी थी? हरित क्रांति। तो हरित राजस्थान कार्यक्रम का जो संबंध है वो किससे है? वृक्षारोपण से। क्लियर? तो ये दूसरा प्रश्न भी आप याद रखना। अब अपने बात करते हैं अरावली वन रोपण परियोजना का प्रारंभ कब किया गया? सन वाले प्रश्न 2-3 है वो शुरू में लिख देता हूं मैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है मेरे भाई, अरावली वन रोपण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 2008, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2005। ये प्रश्न आया हुआ एग्जाम में, बताओ फटाफट। सॉरी, एक ऑप्शन में ये कर लो, 2 ऑप्शन चेंज करो। इसमें करो 2001 व 2002, 1992, 93, ये करो अरावली वन रोपण कार्यक्रम। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो प्रश्न है
इसके बाद बड़ा चौथा जो प्रश्न है वो है शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? कौन से वन? शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए उत्तरी राजस्थान में, ऑप्शन बी पूर्वी राजस्थान में, ऑप्शन सी पश्चिमी राजस्थान में, ऑप्शन डी दक्षिणी राजस्थान के अंदर। बताओ इसका राइट उत्तर क्या होगा? अरावली वन रोपण कार्यक्रम का जो प्रारंभ है वो कब किया गया था? 1992-93 के अंदर। ये बात तुम याद रखना। इसके बाद अरावली की अगर मैं बात बताऊं आपको, अरावली राजस्थान के 13 जिलों में फैली है। अरावली राजस्थान के कितने जिलों में है? 13 जिलों में। अरावली की माता मैं से मिनी कोय को कहते हैं। अरावली का पिता किसे कहते हैं? अरब सागर को। अरावली का पिता अरब सागर को कहते हैं। अरावली की अगर मैं बात बताऊं तो 1923 में सर्वप्रथम इसका वर्णन A.M. हेरोन ने किया था। वो हैरान हो गया था देखकर अरावली को, इतनी बड़ी और इतनी प्राचीन पर्वतमाला है दुनिया की, कौन सी? अरावली। तो आपको ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। ओके गुरुजी, प्राचीन तो अरावली होगी गुरुजी। अगर नवीन पूछे तो नवीन तो हिमालय ना, कौन सी है? हिमालय। ये भी याद रखना। हिमालय का निर्माण हुआ था अल्पाइन काल में, अरावली का प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर हुआ। शुष्क सागवान वन सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं? तो दक्षिणी राजस्थान के अंदर। कौन से राजस्थान में? दक्षिणी। शुष्क सागवान सर्वाधिक देखने को मिल जाते हैं डूंगरपुर व बांसवाड़ा। अगर गुरुजी सीधा सागवान पूछे तो सीधो सागवान पूछे तो अपने प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। तो मेन तो प्रतापगढ़ रखना है। अभ्यारण्य सीता माता अभ्यारण्य के अंदर जो है वो अधिक पाए जाते हैं। कौन से? सागवान वन। तो समझ में आ गया मेरे भाई। तो शुष्क सागवान दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। हो जाएगा ये? बिल्कुल गुरुजी हो जाएगा। मैं तेरे ख्वाबों में उदासी कभी देख सकता नहीं, मुझे खुश मैं रखूंगा उसके बाद मेरे भाई आप प्रश्न लिखो। अपना जो अगला प्रश्न है वो ये है, अमृता देवी मृगवन कहाँ स्थित है? मृगवन कहाँ है? ये वनों के अंदर एक प्रश्न है, कर लेना। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और डी से धौलपुर। एक ये करो फटाफट। दूसरा प्रश्न देता हूं इसके बाद। प्रश्न एक ये हो गया। एक प्रश्न ये करो, कत्था सर्वाधिक किस जिले में पाया जाता है? कत्था होता ना? हाँ गुरुजी। जयपुर, बांसवाड़ा, जयपुर, बांसवाड़ा। उसके बाद आप लिखो उदयपुर और उसके बाद लिखो भीलवाड़ा। बताओ सर्वाधिक कत्था कहाँ है? अमृता देवी मृगवन कहाँ है? तो ये जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जोधपुर। अमृता देवी ने खेजड़ली गांव, खेजड़ली ग्राम कहाँ है गुरुजी? खेजड़ली गांव जोधपुर में है। तो यहां पर बलिदान दिया था कब? 1730 में। उस टाइम जोधपुर का राजा था अभय सिंह। हाकम गिरधरदास भंडारी के नेतृत्व में क्या भेजी थी? सेना। किसके नेतृत्व में भेजी? हाकिम गिरधरदास। ओके ओके गुरुजी। अमृता देवी मृगवन कहाँ है? जोधपुर में। खेजड़ली गांव भी कहाँ है? जोधपुर में। यहां पर ही लगता है वृक्ष मेला। क्या लगता है? वृक्ष मेला। कब लगता है गुरुजी? भादवा में लगा है। तो याद रखना, भाद्रपद शुक्ल 10वीं को याद रखना। अब बात करें कत्था सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलता है? कत्था सर्वाधिक देखने को मिलता है उदयपुर में।
कहाँ देखने को मिलता है? उदयपुर में। कत्था जो है उदयपुर के अलावा कहाँ मिल जाएगा गुरुजी? उदयपुर के अलावा चित्तौड़गढ़ में भी मिल जाएगा। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंदर अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक है, इससे क्या करते हैं, कथोड़ी जनजाति के जो लोग होते हैं, कथोड़ी जनजाति के द्वारा हांडी प्रणाली से शराब तैयार की जाती है। शराब तैयार की जाती है। शराब से प्रश्न याद रखना, राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं अलवर को। राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? अलवर। अलवर को राजस्थान का क्या कहा जाता है दोस्तों? स्कॉटलैंड। राजस्थान का स्कॉटलैंड जैसे ही अलवर को कहा तो इसी के तहत याद रखना, शराब प्रसिद्ध कहाँ की है? शराब प्रसिद्ध राजस्थान में। शराब बनती तो ज्यादा अलवर में है, प्रसिद्ध कहाँ की? प्रसिद्ध है महनसर की। और महनसर कहाँ है? झुंझुनू। और इसी महनसर की सोने चांदी की हवेलियां फेमस है। सोना और चांदी की हवेली कहाँ की फेमस है? महनसर की। जयपुर के अंदर एक पार्क है लेपर्ड का, आमागढ़। आमागढ़, आमागढ़ लेपर्ड पार्क कहाँ है? ये लेपर्डों के लिए है, तो वो है जयपुर के अंदर। हो जाएगी याद? बिल्कुल हो जाएगी गुरुजी। तो ये 2 प्रश्न। उसके बाद जो अपना अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क वन कौन से पाए जाते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क वन कौन से पाए जाते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क वन कौन से पाए जाते हैं? ऑप्शन ए दोकड़ा, ऑप्शन बी पलास, ऑप्शन सी खेजड़ी, ऑप्शन डी बबुल। करो राइट उत्तर क्या होगा। इसके अलावा मैं दूसरा प्रश्न लिख दे रहा हूं। दूसरा प्रश्न आपके पास ये है मेरे भाई स्क्रीन पे कि मिश्रित पतझड़ वन सर्वाधिक कहां मिलेंगे? मिश्रित पतझड़ वन सर्वाधिक। ऑप्शन ए है उदयपुर, ऑप्शन बी है कोटा, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है भीलवाड़ा। राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क वन, शुष्क वनों की बात आएगी तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? खेजड़ी। अगर सीधे पूछे राजस्थान में सर्वाधिक वन कौन से पाए जाते हैं, तो राजस्थान में सर्वाधिक सीधा पूछे तो दोकड़ा और शुष्क पूछे तो खेजड़ी। पलास, इस पलास को जंगल की आग कहते हैं, जंगल की आग या ज्वाला, इसी पलास को कहते हैं। ठीक है। मिश्रित पतझड़ वन की अगर मैं बात बताऊं तो सर्वाधिक ये कहां मिलेंगे? ये मिलेंगे कोटा। मिश्रित पतझड़ वन राजस्थान में सर्वाधिक कहां देखने को मिलते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई? ये कोटा के अंदर मिलते हैं सर्वाधिक। ठीक है। उसके बाद आप एक चीज और देखना, अपना है इसमें ये ऑप्शन में जयपुर मत लो, यहां लो जैसलमेर। ठीक है, क्योंकि जयपुर में तो पाए जाते हैं। देखो कहां कहां है, कोटा, सवाई माधोपुर, ऑप्शन के हिसाब से कर रहा हूं मैं ये, जयपुर, इनके अंदर आपको अधिक मिल जाएंगे कौन से वन? मिश्रित पतझड़ वन। अब अगर प्रश्न ये पूछे सदाबहार वन, सदाबहार वन, तो सदाबहार वन जो है वो कहां देखने को मिलेंगे? वो आप देख लो भाई, सिरोही। सदाबहार जो वन है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? सिरोही के अंदर।
ठीक है, माउंट आबू के अंदर। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट प्रश्न है मेरे भाई, वो है आदिवासियों का कल्प वृक्ष इसे कहते हैं। क्या है? आदिवासियों का कल्प वृक्ष। ऑप्शन ए में आप करो बबुल। ऑप्शन बी बांस। के बाद तुम करो सी में गोंद, सॉरी कदम वृक्ष, और ऑप्शन डी में कर लो महुआ। बोलो भाई राइट उत्तर क्या होगा? इसके बाद मैं आपको एक प्रश्न और लिख देता हूं, दोनों ही कर देना आप, ठीक है। सघन वन सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? ऑप्शन ए भीलवाड़ा, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी झालावाड़, ऑप्शन डी 12। आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहते हैं महुआ के वृक्ष को, और ये जो महुआ है इसके अंदर ही पाई जाती है उड़न गलेरी। उड़न गलेरी जो रहती है वो किस वृक्ष में रहती है? महुआ। महुआ के वृक्ष आपको मिल जाएंगे उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा के आसपास। चित्तौड़ और भीलवाड़ा के आसपास। सघन वन, देखो सघनता के आधार पे वनों को 3 पाए जाते हैं। एक सघन वन वो होते हैं जिसकी 40% भूमि वनों से ढकी हो, वो कौन से वन होते हैं? सघन वन। अब ऐसी भूमि तो कहाँ है? उदयपुर, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर। गुरुजी अगर ये पूछे न्यूनतम वन कहाँ है, तो न्यूनतम जो वन पाए जाते हैं राजस्थान में वो चूरू के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? चूरू। तो ये दोनों प्रश्न का उत्तर कर लो। बिल्कुल गुरुजी कर लिया। उसके बाद अपना जो अगला प्रश्न है वो ये है कि बीड़ी बनाई जाती है। बीड़ी भाई बताओ किसके पत्ते की बनाई जाती है? ऑप्शन ए टिमरू, ऑप्शन बी तेंदू, ऑप्शन सी बबुल, ऑप्शन डी ए व बी दोनों। करो राइट उत्तर क्या होगा? इसके बाद मैं एक नीचे नया प्रश्न लिख देता हूं। नए में मेरे भाई आप ये लिखो कि राजस्थान में आप बता दो भाई। इसके बाद सेवन घास सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी जालौर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी बीकानेर। ऐसी स्थिति में क्या करोगे मेरे भाई? गुरुजी बताएंगे अभी। बीड़ी बनाई जाती है, इसका ऑप्शन होगा ए व बी दोनों, क्योंकि बीड़ी जो है वो टिमरू या तेंदू बात एक ही है। इस तेंदू के पत्ते को टिमरू कहते हैं। बीड़ी उद्योग भी है,
गुरुजी कहां पर है? बीड़ी उद्योग है टोंक में, जहां पर म्यूर छाप बीड़ी बनाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बात याद रखना। तेंदू के पत्ते की अगर हम बात करें, ये भी होगा इसका, ये भी होगा तेंदू की, तो इसकी जो लकड़ी होती है एकदम काले रंग की होती है। कैसी होती है? काली, बिल्कुल। सेवन घास सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है? जैसलमेर। जैसलमेर में एक क्षेत्र है मोहनगढ़। मोहनगढ़, मोहनगढ़ से पोखरण के बीच में एक जल पट्टी फैली है, जिसे लाठीसिरी क्षेत्र कहते हैं, वहीं सेवन घास पाई जाती है। गुरुजी घास तो काफी प्रकार की है, बिल्कुल मेरे भाई, घास काफी है, जैसे खसखस, यह है भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक के अंदर देखने को मिलती है। एक प्रश्न आता है दोस्तों, कछारी मृदा कहाँ मिलती है? कछारी मृदा, तो वो आप करोगे धौलपुर। वैसे मिट्टी में बताया था मैंने, एक बार और बताया था, याद रखना ही। मोहनगढ़ कहाँ है? पोखरण। खसखस भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक। खसखस जो घास है ना वो इधर है, ठीक है। उसके बाद मोहनगढ़ हो गया, खसखस होगी। उसके बाद याद रखो गाजर घास, ये चर्म रोग के लिए फेमस है। इसके लिए? चर्म रोग के लिए। एंचा घास, एंचा में क्या है? पक्षी फंसकर मर जाते हैं, पक्षी फंसकर मर जाते हैं। कौन सी घास में पक्षी फंसकर मरते हैं? एंचा। एक घास है बूर। मरुस्थल की सुगंधित घास कौन सी है? वो है बूर। ये तुम इतनी चीजें याद रखना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद राजस्थान में सर्वप्रथम किस देशी रियासत में? राजस्थान में सर्वप्रथम किस देशी रियासत में, किस देशी वन संरक्षण की योजना लागू हुई? सर्वप्रथम किस देशी रियासत में वन योजना लागू हुई? ठीक है, उसमें ऑप्शन में आपको मैं पहला ऑप्शन दे रहा हूं, ए नंबर में मारवाड़, सॉरी ए नंबर में दे रहा हूं कोटा। ऑप्शन बी दे रहा हूं मैं आपको जोधपुर। ऑप्शन सी दे रहा हूं उदयपुर। ऑप्शन डी है जयपुर। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? इसका राइट उत्तर हो जाएगा जोधपुर। इसमें जो 1910 के अंदर क्या है, इस रियासत में सर्वप्रथम वन योजना बनाई गई थी। ठीक है, ओके गुरुजी। अब आपको एक प्रश्न होता है, यहीं के एक व्यक्ति थे जिसका नाम था जोधपुर से ही, कैलाश सांखला। कैलाश सांखला, इन्हें कहते हैं टाइगर मैन। टाइगर मैन। गुरुजी टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? टाइगर स्टेट, टाइगर स्टेट कहते हैं मध्य प्रदेश, क्योंकि भारत में सर्वाधिक जो बाघ पाए जाते हैं वो कहाँ हैं? वो मध्य प्रदेश में, इसलिए टाइगर स्टेट किसे कहते हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक बाघ, राजस्थान में सवाई माधोपुर। और रणथंबोर है ना, वहां पर, याद रखना। बर्डमैन किसे कहते हैं गुरुजी? बर्डमैन, तो वो कहते हैं सलीम अली को। सलीम अली, बर्डमैन के नाम से कौन जाते हैं? सलीम अली। और कैमल मैन, एक और याद रखना, कैमल मैन। ऊंट मैन किसे कहते हैं? ऊंट मैन, ऊंट मैन कहते हैं कैलाश टाक को। कैलाश टाक को क्या कहते हैं? ऊंट मैन। ये प्रश्न याद रखना। उसके बाद दोस्त आप प्रश्न याद रखना, बीड़। चलो मैं वैसे बताता हूं। बीड़, बीड़ जो है वो घास के मैदान है जो बीकानेर, जोधपुर, सीकर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे अधिक मात्रा में।
ठीक है। और एक बीहड़, क्या है? बीहड़। बीहड़, बीहड़ जो है वो उत्खात भूमि है जो चंबल नदी द्वारा बनाई जाती है, जो राजस्थान के सर्वाधिक धौलपुर जिले के अंदर बनती है। ठीक है, याद रखना। ओके गुरुजी, लो भाई एक लास्ट प्रश्न है, अंतिम ये कर दो, फिर अपने मिलते हैं कल। शुष्क वन संस्था, शुष्क वन संस्था कहां पर है? जिसका नाम है ऑफरी, कहां पर है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी उदयपुर। राइटिंग में मत जाना मेरे भाई, आपको सुन तो रहा है ना, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है, ज्यादा होगा कौन फिर टाइम, डिजिटल बोर्ड है कौन, तो आप सारा ईमेल करना है जो भी करना है। शुष्क वन संस्था ऑफरी कहाँ है? तो वह है जोधपुर में, इसका राइट है तो जोधपुर। जोधपुर में एक संस्था है जिसका नाम है काजरी। क्या नाम है? काजरी। काजरी की फुल फॉर्म चलो हिंदी में लिख देते हैं, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये फुल फॉर्म याद रखना। और बीकानेर में शुष्क बागवानी संस्था, शुष्क बागवानी संस्था। पश्चिमी कला का जो केंद्र है वो कहां पर है? उदयपुर के अंदर, वो भी याद रखना। तो ठीक है दोस्तों, ये याद हो जाएगी आपको। इसके लिए एक पक्षीशाला हो रहा है, याद रखना, पक्षीशाला। पक्षीशाला का नाम क्या है? एवरी। वो कहाँ है? उदयपुर। पक्षियों से याद आया, मानव ने इंसान होने का इतना घमंड कर लिया है कि वो बस उसको अपना ही पता और किसी का पता ही नहीं है। देखो, हमने जमीन के ऊपर अधिकार कर लिया, हमने जमीन के नीचे भी अधिकार कर लिया, अब जमीन पे हम घूम रहे हैं, हमारा ही अधिकार है। हमने अंतरिक्ष तक का अधिकार कर लिया, अंतरिक्ष पे भी अधिकार कर लिया। हमने आसमान पर भी अधिकार कर लिया। अधिकार गुरुजी आसमान पे कैसे कर लिया? अब देखो, वो अग्नि गुब्बारे हैं वो छोड़ रहे हैं कहीं सेल्फी के चक्कर में। अब ये नहीं देख रहे आप, या कोई भी है, हम भी है, कोई भी, सारे XYZ मान के चलो आप कि उसमें हम छोड़ रहे हैं। अब पक्षी आसमान में उड़ते हैं, क्योंकि नीचे तो हमने जमीन पे तो अधिकार कर रखा है, वहां तो बैठने नहीं दे रहे, तो आसमान पे भी है ना। तो मेरी एक आपसे ये राय है, तो आसमान हमारी संपत्ति नहीं है, आसमान संपत्ति जो है वो पक्षियों की है, तो उनके लिए वो खाली रहने दें, उधर तो गतिविधियां ना करो। एक सेल्फी के चक्कर में आप पता नहीं कितने ही पक्षियों को उस पर नुकसान हो रहा है। तो रियल में बात ये सही है कि मानव ने बहुत ज़्यादा घमंड कर लिया अपने ऊपर। आप देखो, किसी हम रास्ते से जा रहे हैं तो आपको हर 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर बहुत जीव जो है वो मरे हुए मिल जाएंगे, प्रत्येक जीव तो मिल ही जाएगा, एक मरा हुआ जीव तो मिल ही जाएगा। हम उसको इग्नोर करते हुए चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते अगर हम ढंग से साधन वगैरह चलाएं तो वो ऐसे नहीं हो। कई तो जानबूझकर और मारते हैं उसको, तो मैंने काफ़ी ऐसे, आपने भी देखा होगा सामान्य क्षेत्रों में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इतना भी ज़्यादा आगे मत जाओ, क्योंकि सफलता जब सभी को साथ लेकर मिले ना, तो वो दुनिया में नाम करके जाती है। और वैसी सफलता कोई काम की नहीं है। हम जैसे सफल हो गए और कईयों को दिल दुखाए, तो वो सफलता कोई काम की नहीं है। फिर आप कोई भी पद पे बैठ जाना, मज़ा नहीं आएगा उस बात का। चलो कोई बात नहीं है, तो बढ़िया मेहनत करते रहो आप। अपने मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद।